हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को राज्यसभा की विधायी शक्तियों के संबंध में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यसभा को वित्तीय क्षेत्र में यद्यपि शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, किंतु इस संबंध में महत्वपूर्ण अधिकारों का जो प्रयोग है वो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। वित्त विधेयकों के प्रस्तावित करने के संबंध में यह संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि सबसे पहले वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा द्वारा जब कोई वित्त विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो वह उस विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं और इस संबंध में लोकसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक इस विधेयक पर विचार कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयकों के संबंध में या उसमें किसी भी तरह के कई संशोधन के संबंध में अपने विचार लोकसभा को प्रस्तुत कर सकती है, किंतु लोकसभा उस राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों को माने या नहीं माने यह उसके ऊपर निर्भर करता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो राज्यसभा को वित्त विधेयकों के संबंध में 14 दिन के विलंब करने का अधिकार दिया गया है कि 14 दिन तक की राज्यसभा इस पर विचार कर सकती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत में राज्यसभा जो है वो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से भी अधिक निर्बल सदन है। निर्बल सदन से आशय है कि वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की शक्ति ब्रिटेन की लॉर्ड सभा से भी कम है। हम अगर विश्व में ये कहते हैं कि सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन अगर कोई है तो वो लॉर्ड सभा है, तो अगर उस लिहाज से हम अगर देखें तो राज्यसभा वित्त क्षेत्र में लॉर्ड सभा से भी कमज़ोर सदन है और उसका कारण यह है कि लॉर्ड सभा किसी भी वित्त विधेयक के संबंध में अधिक से अधिक 1 महीने का विलंब कर सकती है या लॉर्ड सभा को 1 महीने तक की अवधि के लिए उस विषय पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, किंतु भारत में राज्यसभा को मात्र 14 दिन का ही समय इस संबंध में दिया गया है। अगला आता है राज्यसभा की संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में यह विशेष स्थिति है कि दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाता है जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर अगर दोनों सदनों में किसी भी तरह की असहमति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है और यह माना जाता है कि संशोधन प्रस्ताव अंततः गिर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। यानी सही रूप में सीधे रूप में अगर हम इसको समझें तो कोई भी संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में, संशोधन से आशय है संविधान में परिवर्तन करना या संविधान में कोई संशोधन करना, तो ये संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह संशोधन प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लोकसभा तो उस विधेयक को, उस संशोधन प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राज्यसभा उसको पारित नहीं करे या राज्यसभा उस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक जैसा प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि साधारण विधेयकों के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन संशोधन संबंधी प्रस्तावों के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी प्रस्ताव है संशोधन का वो अंततः समाप्त हो जाता है क्योंकि दोनों सदन अगर उस पर सहमत नहीं हैं। अगला आता है राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति से आशय कि मंत्रिपरिषद के क्षेत्र में राज्यसभा को क्या अधिकार एवं शक्तियां दिए गए हैं। तो जिन देशों के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उन देशों में निम्न सदन की कार्यपालिका शक्ति
अधिक होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में भी यही स्थिति है कि भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और राज्यसभा के प्रति नहीं हैं। किंतु राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर और उसकी आलोचना सदन में कर सकते हैं। किंतु जो एक विशेष अधिकार या जो शक्तिशाली स्थिति जो है लोकसभा को किस स्थिति में प्रदान की गई है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाने के लिए जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है उस संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो कहाँ पर लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। किंतु कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से या ये कहना चाहिए कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से हर क्षेत्र में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, अधिक मजबूत सदन है। इसके अतिरिक्त भी राज्यसभा को अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई है, जिनमें है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। अगला है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास आता है। यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए पहली बार जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो वह राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा जब इसे पारित कर देती है तो वह लोकसभा में जाता है। इसके अतिरिक्त 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना है तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। यानी ये जो भी भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, उन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए।